जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टेन स्टूडेंट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का जो हमारा ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बायोलॉजी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी मतलब बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लगभग हम लोग 300 क्वेश्चन को करने वाले थे, जिसमें कि हम लोग लगभग जो है 180 यानी कि क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। हम लोग 181 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम लोग 200 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, और यानी कि आपको 200 लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो जो है आपको मतलब इस वीडियो में आपको क्लियर मिल जाएगा, 300 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 180 तो हम लोग ने कर लिया है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 81 नंबर कि पादप हार्मोन का उदाहरण, मतलब पादप हार्मोन का उदाहरण इनमें से कौन है। मतलब पादप हार्मोन का उदाहरण देखिए क्या क्या है। पादप हार्मोन, ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एफसीसी क्या है, पादप हार्मोन है। क्या है ये सब, पादप हार्मोन। ठीक है, उसके बाद लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स जो है वो किस वृक्ष में पाया जाता है, लगभग देखा है। लेटेक्स जो है बरगद के पेड़ में होता है, पीपल के पेड़ में और पीले कनेर पेड़ में भी होता है। ठीक है, कनेर के, पीने कनेर बोला जा रहा है। ठीक है, कनेर पेड़ होना चाहिए लेकिन पीले कनेर, उसमें लेटेक्स पाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला है हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, नरलिंग हार्मोन है एंड्रोजन। लेकिन यही पूछे कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, क्या है क्वेश्चन, एस्ट्रोजन अगर पूछे कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है भाई, ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है। क्या है, मादा लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, अंडाशय से स्रावित होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, तो मादा लिंग हार्मोन है जो कि अंडाशय से स्रावित होता है। अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, मतलब अनुवांशिक गुणों का वाहक, अनुवांशिक गुण का मतलब होता है कि पिता का गुण बच्चे में पहुंचाना। ठीक है, इनका जो इसमें वाहक का काम जो करता है, मतलब पिता के गुण को बच्चे में पहुंचाने का जो काम करता है वो डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए यानी गुणसूत्र। ठीक है, और मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र रहता है आपको पता है, 44 रहता है, यानी 22 जोड़ा, 22 जोड़ा रहता है, 23 जोड़ा रहता है ना, 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है, यानी 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, मानव में। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनते हैं, जाइगोट। क्या बनते हैं, जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनते हैं, जाइगोट। नर युग्मक और मादा युग्मक की क्रिया क्या कहलाती है, नर युग्मक और मादा युग्मक की क्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, देखिए निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, तो याद रखिएगा बाह्य दलपुंज। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, बाह्य दलपुंज। पुष्प का नर भाग क्या होता है, कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, और मादा भाग जायांग कहलाता है। ठीक है, पुष्प का नर भाग पुंकेसर और मादा भाग जायांग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, मतलब पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है। देखिए अंडाशय जो पुष्प का अंडाशय वाला भाग जो है वही फल बनता है। वर्तिका किसका भाग होता है, जायांग का। वर्तिका व जायांग, जायांग कौन है, तो मादा भाग। पुष्प का जो मादा भाग होता है उसी को जायांग कहते हैं, और वर्तिका जो है वो जायांग का ही हिस्सा है। मानव जनन अंग, मानव जनन अंग सामान्यतः लगभग किस आयु में परिपक्व हो जाते हैं, 12 वर्ष की आयु में मानव जनन अंग सामान्यतः परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका किसका भाग है भाई, मादा जनन अंग का भाग है ना, अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में। ठीक है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलता है, किस प्रकार के जनन में जो है जनक के शरीर में कलिका निकलता है, तो मुकुलन, मुकुलक के जनन में। ठीक है, मुकुलक के जनन में जो है जनक के शरीर में यानी जन्म देने वाले के शरीर में जो है क्या निकलता है ना, यही है, क्या निकलता है, तो कलिका निकलता है। ठीक है, मुकुलन के शरीर में। अगला है परागकोश में क्या पाया जाता है, मस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, यानी पिछले वीडियो हम लोग कर लिए और इस वीडियो तक हम लोग कवर कर लिए। दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, 100 क्वेश्चन अभी के आसपास और है। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर के आधारित भाग को अंडाशय कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश। पूरे पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, निषेचन की क्रिया जो होती है वो किस जीव में मुख्यतः देखने को मिलती है, निषेचन की क्रिया। याद रखिएगा पुष्पी, पादप,
पादप एवं मनुष्य में, ठीक है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी पादप एवं मनुष्य में निषेचन की क्रिया मुख्यतः होती है। अगला क्वेश्चन है निषेचन के फलस्वरूप, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीज में आवरण, ठीक है। बीज पर आवरण बनाती है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें। बीजांड की दीवारें मोटी होकर के क्या बनाती है? बीजांड की जो दीवारें हैं वो मोटी होकर के क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो याद रखिएगा 14वें दिन, ठीक है। किस दिन? 14वें दिन, ठीक है। तो स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो 14वें दिन बाहर निकलते हैं। किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन क्या कहलाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। ये किसमें होता है? तो ये नर अंग भाग है ना, नर का हिस्सा है, ठीक है। अगला है, मतलब नर हार्मोन है यार टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला है। तो 210 क्वेश्चन देख रहे हैं। 210वां नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को जो है रासायनिक दूध के अंदर नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है? यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? मतलब जन्म देने वाला हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। कॉपर ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन, है प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हार्मोन का नाम बताइए? तो टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। परागकण किसके अंतर्गत बनते हैं? परागकोश के अंतर्गत। परागकण किसके अंतर्गत बनते हैं? अंदर बनते हैं, तो परागकोश के अंदर। किसमें विखंडता नहीं होती है? विखंडता किसमें नहीं होती है? याद रखिएगा, जलकुंभी में विखंडता नहीं होती है। जलकुंभी में विखंडता नहीं होती है, ठीक है। जलकुंभी में विखंडता नहीं होती है। चलिए यहाँ से आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? बताना है आपको। क्या क्वेश्चन है? एक लिंगी पादप का उदाहरण। एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। फूल में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर या पुमांग, अभी आपको बताए थे, है ना। और क्या बोलते हैं, मादा जनन अंग फूल में जायांग, ठीक है। विखंडन होता है, विखंडन किस में होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी, और लेशमानिया, यानी सभी में जो है, इन तीनों में जो है विखंडन होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अलैंगिक जनन जो है अमीबा में अलैंगिक जनन, क्या बोल रहे हैं? अलैंगिक जनन अमीबा में द्विखंडन या विखंडन विधि द्वारा होता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग पुष्प को, मतलब पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण कौन है? पुनरुद्ध भवन मतलब भवन की आकृति जैसा, पुनरुद्ध भवन की जैसा आकृति का आकार है, तो हाइड्रा, ठीक है, उसका उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का आपको उदाहरण बताना है, जैसे कि हमने आपको बताया ऊपर, देखिए, है ना। एकलिंगी पादप बताया अभी पपीता का, ठीक है। चलिए एकलिंगी पुष्प का उदाहरण, खैर इसका यार मिला नहीं, यहाँ मिला, लेकिन आप इसका थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, लिखने यहाँ पे भूल गए, ठीक है, और याद भी नहीं है यार, ठीक। तो आप देख लीजिएगा एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग जो है परागकण बनता है? पुंकेसर, ठीक है। सॉरी यार, याद करिएगा, इसका 25 नंबर का कुछ, यानी 225 नंबर का आंसर आप कर लीजिएगा जरा सा, ठीक। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर जो है, पुष्प का भाग जो है ये क्या बनता है? परागकण बनता है, पुंकेसर ही। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। यीस्ट में प्रजनन की विधि, और ये क्वेश्चन 27 नंबर जो बोले ना आपको, 227 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि, ठीक है, मुकुलन। यीस्ट में प्रजनन की विधि, ये भी मुकुलन होता है। हाइड्रा और ईस्ट दोनों में जो है मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें किसमें? तो ईस्ट और हाइड्रा, अभी बताए, है ना। अलैंगिक जनन भी ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा ही होता है।
अगला क्वेश्चन है, बीज विकसित होते हैं किसमें? बीजांड में। बीज जो विकसित होते हैं किसमें होते हैं? बीजांड में विकसित होते हैं। ठीक। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होता है नर युग्मक में। ठीक है। गुणसूत्र की संख्या 23 दूना 46। अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से? फेलोपियन नलिका से। अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है? तो फेलोपियन नलिका से। कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। फेलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है। शुक्रवाहिका नहीं है और डिंब वाहिनी है। ठीक है। तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला है, कौन उभयलिंगी जंतु है? क्या पूछ रहा है? कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी बताना है आपको। तो केंचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ यानी हम लोग अपनी क्षेत्रीय मतलब बिहार में हम लोग जो है उसको जोकटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। भाई ये कई बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। सिंपल सा बात है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें नर युग्मक कौन है? यहाँ पे भी नहीं लिखे हैं यार, नर युग्मक बताना है। और ये ऑप्शन वगैरह देखिए, हमको ये क्वेश्चन में डाउट था लेकिन फिर भी लिख दिए तो कौन काटेगा इसको, रहने दी। ठीक है, रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? कई जगह पे हम इसका आंसर ढूंढने का प्रयास किया, गूगल पे भी मारे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जल्दी दिखा ही नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा गया है और पूछता है, पता नहीं यार, देख लीजिएगा आप जरा सा। ठीक, थोड़ा सा तो इतना 1-2 क्वेश्चन में देख ही सकते हैं आप, और नहीं तो फिर आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे यार, किताब देखेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको बताया जाएगा। खैर हम कोशिश किए लेकिन नहीं मिला, लेकिन आप अगर कहिएगा तो और ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण। मानव में नर जनन ग्रंथि जो है वृषण ही है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। किसी जीव की जीवी संरचना, जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला है, शुद्ध बौने पौधे को कौन दर्शाता है? मतलब शुद्ध बौने पौधे को दर्शाता है, छोटका छोटका टी अगर आप लिख दिया ना, 2 छोटका टी, तो 2 छोटका टी जो है शुद्ध बौने पौधे को दर्शाता है। लेकिन यही अगर शुद्ध लंबे पौधे को दर्शाने वाला अगर कोई संकेत है तो बड़ा बड़ा जो है टी लिख दीजिए आप। ठीक है। लेकिन वही आगे देखिए और भी है, बहुत मस्त मस्त ये सब क्वेश्चन पूछता है, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा ये सब दिया गया है। ठीक है। लेकिन अशुद्ध लंबे पौधे को अगर दर्शा रहा है, अशुद्ध लंबा मतलब लंबा पौधा है लेकिन अशुद्ध है, तो एक बड़ा टी और एक छोटा टी है जो है अशुद्ध लंबे पौधे को दर्शा रहा है। लेकिन अगर 2 बड़ा टी दे दिए तो ये शुद्ध जो है बौने पौधे को दर्शा रहा है ना, शुद्ध बौने पौधे को, सॉरी शुद्ध बड़े पौधे को दर्शा रहा है। ठीक है। लेकिन यही अगर छोटका टी 2 दे दिए तो शुद्ध क्या बोलते हैं, बौने पौधे को दर्शा रहा है। ठीक है। और ये शुद्ध बड़े पौधे को दर्शा रहा है, लंबे पौधे को दर्शा रहा है। लेकिन ये जो है शुद्ध लंबे लेकिन अशुद्ध है, ये लेकिन लंबे पौधे हैं लेकिन अशुद्ध पौधे को दर्शा रहा है। अगला है, एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर संकरण जो है लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, खैर छोड़िए। एक संकर संकरण जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। एक संकर संकरण जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आप चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े ना तो खैर नहीं आएगा समझ में। ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर ही बड़ा थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का है, आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है। आनुवांशिक का मतलब जैव विविधता वही चैप्टर है। ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आपको याद कर लेना है। ठीक, इतना सा तो याद ही रखना है बस। 3:1। एक संकर संकरण लक्षण प्रारूप अनुपात होता है, लेकिन एक संकर संकरण जीव प्रारूप अनुपात होता है तो 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? मेंडल जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ठीक है। जिन्होंने मटर से लेकर के जो है कुछ नियम दिए थे, है ना। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो पृथक्करण का नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम। मानव शरीर में 64 गुणसूत्र में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में 64 गुणसूत्र में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना। 64 यार, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, है ना। 23×2 = 44 होना चाहिए यार, है ना, गड़बड़ हो गया है। 23 जोड़े होंगे, 44 जोड़े, 64 गुणसूत्र कहाँ है मानव शरीर में यार। मानव गुणसूत्र में कितने जोड़े लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो 1 जोड़ा लिंग क्रोमोसोम होता है। ठीक है। 1 जोड़ा लिंग क्रोमोसोम होता है। अगला है, मानव शरीर में कितने जोड़े ऑटोसोम होते हैं? 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं मानव शरीर में। अगला है, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्कवाद यानी लैमार्क ने दिया था। ठीक है। फिलोसोफिया एंड जियोलॉजिका,
फिलोसोफिया एंड जियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क साहब है। कौन है? लेमार्क साहब। फिलोसोफिया एंड जियोलॉजिका, फिलोसोफिया एंड जियोलॉजिका। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत क्या का मतलब किसने दिया था, है ना? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, यानी इसी को डार्विनवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। 254 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं और जो है 30-40 के आसपास क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। अगला है द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नाम पुस्तक का लेखक किसने किया? मतलब यार, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन साहब है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस। फिलोसोफिक जोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क। फिलोसोफिक जोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क। कुत्ता, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद मतलब अगला वाला पैर, ठीक है, किसके उदाहरण है? कुत्ता, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद किसके उदाहरण है? याद रखिएगा, समजात अंग के। इसके उदाहरण है? समजात अंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली तथा मनुष्य के अग्रपाद जो है वो समजात अंग के उदाहरण, लगभग सेम अंग देखता है दोनों का, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तितली और पक्षी के पंख उदाहरण है, कैसे अंग का उदाहरण है? क्या वो असमजात हैं तितली और पक्षी? समवृत्ति अंग है या दोनों है या कोई नहीं? याद रखिएगा, तितली और पक्षी का जो पंख है वो असमजात भी है और समवृत्ति भी है, ठीक है। असमजात अंग के साथ साथ मतलब एक जात तो है नहीं, है ना, लेकिन समवृत्ति है, कहीं कहीं लगभग दोनों का जो वृत्ति है, दोनों का जो गुण है वो एक ही है। पक्षी का भी जो पंखी है वो उड़ने के लिए आता है, तितली का भी पंछी उड़ने के लिए, लेकिन असमजात अंग है, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति संबंधित है किससे? रेडियो कार्बन पद्धति किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कार्बन 14 पद्धति से। किससे संबंधित है? कार्बन 14 पद्धति, इसी को बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति को कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं। लेकिन ये जीवाश्म की आयु से संबंधित है। किससे है? जीवाश्म मतलब कि जीव कितना पुराना है, वो जीव कितना पुराना है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी कौन सा है? चिंपैंजी। चिंपैंजी कहा जाता है, चिंपैंजी से जो है मनुष्य का विकास हुआ है। सबसे मतलब मनुष्य का जो है सबसे निकटतम संबंधी जो बोला जाता है वो चिंपैंजी ही है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? मतलब अपने प्रयोग के लिए उन्होंने जो है मटर के पौधे का चयन किया था। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी चिंपैंजी। ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के नर में होता है। मेलानोगेस्टर के नर में क्या होता है? याद रखिएगा, 6 ऑटोसोम और ये क्या है यार, 6 ऑटोसोम प्लस XY, ठीक है, 6 ऑटोसोम प्लस XY। अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मैग्नोस्की के मादा में होता है XX, 6 ऑटोसोम प्लस XX, ठीक है। किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी थी? 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी थी। किस जर्मन वैज्ञानिक ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी थी? वाई समान ने क्या कर दिया था? तो 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट दी थी। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी, ठीक है। ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग परजीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो जैसे कि हम लोग के थी में जू होता है ना, जू माथा पे ढीलो, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बाल में रहता है ना, उसको क्या कहते हैं? आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी क्षेत्रीय भाषा में से क्या कहते हैं। हम लोग तो फिलहाल उसको जू बोलते हैं। वो क्या होते हैं? तो जीवों के शरीर पर जो है रह करके वो अपना पोषण करता है, इसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? तो सर्वभक्षी है। क्या है? सर्वभक्षी सभी चीज़ खाता है मनुष्य और तिलचट्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? क्या क्वेश्चन है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? याद रखिएगा, जोहानसेन। किसने प्रस्तुत किया जीन शब्द? जोहानसेन। अगला है, कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? क्या है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बालों का रंग। बालों का जो रंग है वो वंशागत नहीं है। मतलब आपके बालों का रंग कैसा है और आपके आने वाले वंश या आने वाली पीढ़ियों के बालों का रंग कैसा होगा, ये जो है अभिलक्षण, इसका मतलब वंशागत ये नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका बाल है, उसका बाल नहीं भी हो सकता है ना, आपका बाल है, तो वही है बालों का रंग या फिर बाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। यस ससुरी, ये ले देखिए
क्या है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है ना। तो पूर्ण जोड़ा अगर देखा जाए वो एक्स एक्स यानी मादा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मादा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं। यार सिंपल सा है, 23 युग्म पाया था, 23 जोड़ा है ना। वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म एक्स एक्स रहता है। ठीक है, चलिए 274 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। 274 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक द्वारा लिखी गई। ठीक है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स जो है आहार नाल में अवशोषी अंग है। समजात अंग का उदाहरण, समजात अंग का उदाहरण बताना है आपको, तो हमारा हाथ और कुत्ते बिल्ली का अग्रपाद समजात अंग। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह का अंग है, और समजात और समवृत्तीय अंग है। ठीक है, अभी आपको बताए भी थे। अगला क्वेश्चन है विकसित, क्या क्वेश्चन है, विकसीय दृष्टिकोण। विकसीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चिंपैंजी से, यानी चीन का विद्यार्थी, या चीन का विद्यार्थी भी कहा था कई जगह पे, चिंपैंजी भी कहा था। मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, अफ्रीका। उद्भव स्थान मतलब मानव सभ्यता का पालना अफ्रीका को ही कहा जाता है। सामान्यतः प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी ही होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। सामान्यतः द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्प बाघ शेर इत्यादि क्या है। सर्प बाघ शेर इत्यादि क्या है, तृतीय उपभोक्ता। जीवाणु और कवक होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं भाई। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दिशीय ऊर्जा का प्रभाव होता है परिस्थिति तंत्र में। अगला क्वेश्चन है जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कौन है। जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कौन है, वाहित मल, कागज, घास भूसा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, बस 286 क्वेश्चन ही है आपके इस मतलब, तो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, तो टोटल क्वेश्चन इतना ही है, यानी जितना हम बताए 286 क्वेश्चन ही है टोटल। ठीक है, टोटल 286 क्वेश्चन है। ऑल बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन हो गया आपका, ऑल बायोलॉजी का ऑल चैप्टर बायोलॉजी का कवर हो गया आपका। इतना क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रॉम 2024 बोर्ड का। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भाई क्वेश्चन बताए आपको। ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का नहीं छूटेगा। अब रह गया बाकी जितना भी चैप्टर है उन सब का भी हम लोग करा रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री का तो हमने कल बता ही दिया आपको। ठीक है, हिस्ट्री बता दिया यार, इकोनॉमिक्स बता दिया आपको, और भी अभी करा रहे हैं, है ना। आपदा प्रबंधन का सभी ऑब्जेक्टिव करा दिया वन शॉट में। तो सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, सबका सब्जेक्टिव करा दिया, इसका भी सब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।